अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के व्रत अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। जैसे अम्ल अविलेय में आपके लिपिड्स भी हो गए, न्यूक्लिक अम्ल भी हो गए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती है। पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं? मोनोसेकेराइड से, यानी शर्कराओं से एक लंबी सी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार की एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अब ये पॉलीसेकेराइड किससे बने होते हैं? मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज का। सीधी श्रृंखला होती है तो जानता है। सेल्यूलोज एक समबहुलक है। देख, प्रोटीन कभी भी समबहुलक नहीं हो सकते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट समबहुलक हो सकते हैं। जैसे सेल्यूलोज सीधी ग्लूकोज की श्रृंखलाओं से बना होता है। 6000 से लेकर 11000 ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला होती है। इसका एक परिवर्तित रूप कौन होता है? स्टार्च होता है, मंड होता है। मंड सेल्यूलोज से कैसा होता है? अलग होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। क्या कि सेल्यूलोज और स्टार्च में फर्क क्या होता है? इनकी स्ट्रक्चर में फर्क होता है। स्टार्च जो होता है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना होता है, जिसमें अमाइलोपेक्टिन अगर तेरे को याद आ रहा हो शाखित होता है, जिसमें आयोडीन अटक जाता है। जबकि सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला होती है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन पादपों में नहीं, एनिमल्स में मिलता है। फूड जो स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, प्लांट्स में स्टार्च के रूप में। डन। और ग्लाइकोजन भी किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। लेकिन ग्लाइकोजन अत्यधिक शाखित, स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन भाग शाखित, अमाइलोज नहीं था। सेल्यूलोज सीधी सीधी श्रृंखला थी अमाइलोज के जैसी। डन। यहां पर एक बिंदु याद रखना है बेटा, ये जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये सारी आपने हाईलाइट करनी है। इन्युलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। इन्युलिन जो होता है ये एक शर्करा होती है जो फ्रक्टोज का बहुलक होता है। अब ये कैसे याद रखना है? देख, इन्युलिन किस में मिलता है? हमारे प्लांट्स के अंदर मिलता है। और इस इन्युलिन का हमारे अंदर डाइजेशन नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी किसी लेक्चर में, अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, वापस से सुनना। इन्युलिन एक शर्करा है। कैसी है? पॉलीसेकेराइड है जो किससे बनी होती है? फ्रक्टोज से बनी होती है। जैसे सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना हुआ है, ऐसे इन्युलिन किससे बना होता है? फ्रक्टोज से बना होता है। और ये इन्युलिन हमारे अंदर इसका डाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एंजाइम नहीं है। क्या करने के लिए? डाइजेशन करने के लिए। किसका? इन्युलिन का। तो क्या करते हैं? इस इन्युलिन को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखना कि जब इन्युलिन को हमारे ब्लड में छाना जाएगा, कहां जाना जाएगा? हमारी किडनी में छाना जाएगा। तो एक वर्ड आता है कौन सा? GFR। क्या? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, परानिसेंदन। क्या? ग्लोमेरुलर परानिसेंदन की दर। मीनिंग क्या होता है? मेरी किडनी में ब्लड को जिस दर से छाना जाता है, मेरी किडनी में ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है जिस रेट से छनता है उसको हम क्या बोलते हैं? छनता है उसको हम क्या बोलते हैं? GFR। भाई तूने एक छलनी ले ली और उस छलनी से तू चीजें छाने जा रहा है, 1 मिनट में कितनी छान रहा है वो उसकी दर कहलाएगी, है ना? उसी प्रकार मेरी तुम्हारी किडनी में उस ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है उसको हम छानते हैं। जिस रेट से छानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? GFR। अब ये पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? इन्युलिन का। क्यों? क्योंकि इन्युलिन हमारे अंदर डाइजेस्ट तो होता नहीं है, तो सीधी सी बात है मूत्र के द्वारा निकलेगा, यानी छनेगा, ब्लड में से छनेगा। जिस दर से वो छनेगा उसी को हम ज्ञात कर लेते हैं। किससे? GFR से। ये जिनको पल्ले पड़ गई है अच्छी बात है, जिनको नहीं पल्ले पड़ी है सिर्फ इतना सा समझना मेरे भाई, इन्युलिन हमारे अंदर नहीं डाइजेस्ट होता, डायरेक्टली हम इसको यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। और प्रश्न यहां पर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है गुरु, याद रखना यहां पर ये प्रश्न जरूर बन सकता है कि इन्युलिन किसका पॉलीमर होता है? इन्युलिन जो होता है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, याद रखिएगा। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बाहिना सिरा अनअपचायक होता है। सर ये चीज समझ में नहीं। देखो, बाया का मतलब राइट, ये तो तुमको पता है सभी को। बाया मीन्स राइट और दाया मीन्स लेफ्ट। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखोगे ये वाला सिरा कौन सा है? सर ये वाला सिरा है हमारा लेफ्ट, और ये वाला भाग जो है ये कौन सा है? राइट है। नहीं सर, अबे मैं तुमको कैसा दिखाई दे रहा हूं? ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। इस डायग्राम में आपको देखना है, इस डायग्राम में, यहां पर कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। इस डायग्राम में ये वाला सिरा कौन सा है? राइट है कि लेफ्ट है?
सोचो ये वाला सिरा राइट है कि लेफ्ट है, दिमाग लगा। यहां पर राइट वाला जो है वो अनपचायक है, यानी ये वाला अनपचायक है, इसका अपचायन नहीं हो रहा है, ये अनपचायक है। और ये वाला अपचायक है। बेटा यहाँ पर हम हर्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि हर्ट में ये वाला आपका राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। इस वाले डायग्राम में आपको देखना है मेरे दोस्त। अब इस डायग्राम में मैं तेरे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस वाले डायग्राम में ये राइट पोर्शन है और ये वाला लेफ्ट पोर्शन है, ये वाला लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। यहाँ पर हम किसी अंग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी अंग की बात करती तो विद रिस्पेक्ट टू अंग हम क्या देखते कि ये अगर हृदय होता तो ये वाला कौन सा होता, राइट होता, ये वाला लेफ्ट होता। यहाँ पर इस डायग्राम में ये वाला राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। डन। अब खुद सोच, चल तू मेरा लेफ्ट राइट छोड़, मैं तेरे से इतनी सी बात कह रहा हूं, इसमें लेफ्ट राइट छोड़, तू इतनी सी बात सोच। ये वाला जो पोर्शन है, अब चाहे तो उसको लेफ्ट मान राइट मान, इसको तो लेफ्ट मान राइट मान। मैं तेरे से बोल रहा हूं, इस वाले डायग्राम में ये वाला जो भाग है इसको बाहर बनाया है, यहां वाले भाग को यहां बना। अब आप इसमें मुझे बताओ, इसमें से कौन सा सिरा जहां पर मुक्त फ्री कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और कहां पर फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है? सोचिए, ये वाला ग्रुप कौन सा है? यहां पर मुक्त एल्डिहाइड, मुक्त कीटोन, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सिरा फ्री है, ये सिरा क्लोज्ड है, यहां पर कोई एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है, मुक्त नहीं है। तो ये वाला कैसा होएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा, इसके साथ कोई चीज जुड़ जाएगी तो इसका अपचय हो जाएगा। ये अपचायक सिरा है और यहां पर कोई मुक्त समूह नहीं है तो ये क्या हो गया? अनपचायक हो गया, नॉन रिड्यूसिंग हो गया। अब आप मुझे बताइएगा, अनपचायक और अपचायक अगर ये है तो खुद देख यहां पर क्या लिखा हुआ है, बायां सिरा अनपचायक होता है। बायां मीन्स राइट, यानी ये डेफिनेटली कौन सा पार्ट हो गया सर? राइट पोर्शन है। जबकि लेफ्ट वाला सिरा कौन सा दिखा रखा है? लेफ्ट वाला दाहिना सिरा अपचायक बता रखा है, यानी ये अपचायक है, यानी ये लेफ्ट वाला सिरा है। अब चीज क्लियर हो गई? जिसने ये डायग्राम पूछा था, ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये वाला जो जगह जो होती है आपके कार्बोहाइड्रेट में, जो लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है ये वाला, ये रिड्यूसिंग होता है, यानी मुक्त समूह मिलते हैं एल्डिहाइड कीटोन, जिससे इसको हम और बढ़ा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं और इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये बोल रखा है। ये वाला सिरा अनपचायक होता है, यूं का यूं रहता है। डन? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। हाँ जी, एक कह रहा है सर बायां लेफ्ट होता है। मैंने कुछ गलती कर दी कि बायां लेफ्ट होता है कि दायां राइट होता है। यार क्या कर रहा है? ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। बायां लेफ्ट होता है, दायां राइट होता है। ये हमारा दाहिना भाग हो गया जो अपचायक है। ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। हाँ जी, मैं ही गलत बोल रहा था, मीनिंग सही बोला था। लेफ्ट राइट में मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ये मेरा कौन सा पोर्शन होता है? राइट, और ये कौन सा है? लेफ्ट। ये दायां, ये बायां, दायां बायां की गड़बड़ी हो गई बस। यहाँ पर ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्यों मैं पागलों वाली हरकतें कर दी मैंने यहाँ पर? ऑब्वियसली बात है, ये वाला क्या होएगा भैया? हम हृदय बनाते हैं और हृदय में ये वाला राइट पोर्शन होता है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन होता है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। हट पागल।
ठीक है, चलो। हाँ सर, नींद की वजह से कह रहे सर आपकी एज हो गई इस वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी चीज क्लियर हो गई है। हाँ, मेरे को भी क्लियर हो गई है। दायां बायां का कंसेप्ट मेरा बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है, आगे से याद रखूंगा। LB लेफ्ट यानी बायां, RD राइट यानी दायां। RD शर्मा से याद रखूंगा और LBW से याद रखूंगा। ठीक है, फिजिक्स की बुक RD शर्मा और क्रिकेट का LBW। लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां। ये मेरे साथ बचपन से प्रॉब्लम है यार। मैं ना अपने घर से जब रिक्शा लेकर, मतलब मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल से जब अपने घर जाता था रिक्शा लेता था, तो मेरे जब अंदर घर अपनी कॉलोनी में एंटर होता था तो लेफ्ट में जाना होता था। अब रिक्शे वाले से मैं बोल देता दायां ले ले बायां ले ले, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता दायां बायां में। होता है, कईयों को होता है ना। तो मैं आज से ये SP स्टार लगा लेता हूँ। ये आपके SP स्टार है, ठीक है। ये स्टार जमीन पर आ जाते हैं मेरे कई बार, ठीक है। LBW और राइट और दाया RD शर्मा। आप में से भी कोई है जिसके साथ ये वाली झोल होता है? होता है, देखो मेरे साथ होता है। बिल्कुल होता है। सर डॉक्टर से याद कर लो, यस ये भी अच्छा, डॉक्टर से याद कर लेते। दाया राइट, बहुत ही बढ़िया। और इसको बैल से याद कर लो, बैल सींग मारती है, बैल है। चलो क्या फालतू की चीजों पे लगे पड़े। हाँ भाई, ये वाला राइट पोर्शन है, ये वाला लेफ्ट पोर्शन है। राइट वाला अपचायक होता है, यानी मुक्त समूह मिल रहे हैं, यानी इसका अपचयन हो जाएगा। लेफ्ट वाले पर कोई मुक्त समूह नहीं मिल रहा है, यानी इसका रिडक्शन रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा कैसा होता है? अनअपचायक होता है। ये लाइन यहाँ पर ये बोल रही थी। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पर। नेक्स्ट, हाँ जी, ये जो होता है ये शाखा युक्त होता है। कौन सा? हमारा ग्लाइकोजन जो होता है कैसा होता है? शाखा युक्त होता है। और ये हाईली ब्रांच्ड होता है, ये हम जानते हैं, हाईली ब्रांच होता है ग्लाइकोजन। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। मंड जो होता है उसमें कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े रहते हैं। स्टार्च जो होता है, हाँ जी, स्टार्च जो होता है उसके अंदर आयोडीन फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि स्टार्च के अंदर कहीं ना कहीं शाखाएं मिल रही थी। हाँ, इसलिए स्टार्च क्या दे रहा था? आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करता है। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देता है। क्या ये याद रखना है? वैसे तो ये याद होना चाहिए कि आयोडीन टेस्ट जो होता है उसमें कैसा कलर परफॉर्म होता है? नीला। लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म होने पर स्टार्च है या नहीं है? अगर स्टार्च है तो कैसा रंग आ जाता है? नीला रंग आ जाता है। सेल्यूलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलीकार नहीं मिलते। सेल्यूलोज कोई कुंडली नहीं रखता। सेल्यूलोज सीधी संरचना होती है, जिसके कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेल्यूलोज सीधी श्रृंखला होती है जिसमें कोई आयोडीन नहीं फंस पाता है। क्यों? क्योंकि वो शाखित नहीं होता है। जबकि स्टार्च, ग्लाइकोजन ये कैसे होते हैं? शाखित होते हैं, जिसके अंदर आयोडीन फंस जाता है। ग्लाइकोजन हाईली शाखित है, हजारों की यूनिट्स होती है, 17,000 के आसपास आपके ग्लूकोज होते हैं। वही स्टार्च में इतने नहीं होते हैं, लेकिन शाखाएं तो वहां पर भी अमाइलोपेक्टिन, जिसमें वो आयोडीन फंस जाता है। डन। पादप कोशिका भित्ति में कौन मिल रहा है? सेल्यूलोज मिलता है। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज मिलता है। और लिप्टस के पेड़ जो होते हैं, कौन? यूकेलिप्टस जो होते हैं, उसके लिप्टस के जो पेड़ जो होते हैं उनको काटकर उनकी लुगदी बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और वही सेल्यूलोज को हम दबाकर प्रेस करके क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं। तो कागज में क्या होता है? सर कागज में सेल्यूलोज होता है। रुई के धागे सेल्यूलोज के बने होते हैं। रुई के जो धागे जो होते हैं, कॉटन के जो फाइबर होते हैं, उसमें भी क्या होता है? सेल्यूलोज। सिल्क नहीं कह रहा, सिल्क में प्रोटीन था। कौन सा था? फाइब्रोइन। याद आ रहा है? यहां पर दिमाग लगा, यहां पर रुई के जो धागे जो होते हैं उसमें क्या मिल रहा है? रुई के धागों में सेल्यूलोज फाइबर मिलते हैं। ठीक है। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो अम्ल शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोज अमीन, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन आदि से मिलकर बने होते हैं। क्या ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है? जैसे क्या बोला हमने? अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ में अमीन ग्रुप जोड़ दिया, यानी प्रोटीन को जोड़ दिया, तो उसको हम अमीन शर्करा बोलेंगे। जैसे N-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ग्लूकोज अमीन,
एसिटाइल समूह जोड़ दिया था, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, यानी कुल मिलाकर प्रोटीन को अगर शर्करा के साथ जोड़ दिया तो क्या वो परिवर्तित शर्करा कहलाएगी, मॉडिफाइड शुगर कहलाएगी? हाँ सर। जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, काइटिन याद आ रहा है, जो कीटो कीड़े जो होते हैं उनका बाह्य कंकाल बनाता है। काइटिन जो कवक की कोशिका भित्ति में मिलता है, काइटिन किससे बना हुआ था? NAG से। किससे? NAG से। किससे बना हुआ था? NAG से, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से बना हुआ था। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन कौन है? जब हमने ग्लूकोज को मॉडिफाइड कर दिया, उसके साथ में क्या जोड़ दिया आपने? अमीन समूह जोड़ दिया है। डन। जैसे अच्छा लिख भी रखा है, क्या आर्थ्रोपोड्स का बाह्य कंकाल जो जटिल सेकेराइड काइटिन से बना होता है, ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर समबहुलक होते, ज्यादातर समबहुलक होते, ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, ये था बेटा जी हमारा कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं किसके? न्यूक्लिक अम्ल की। वैसे तो हमने ये सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का व्रत अणु जो किसी भी जैव ऊतक में अम्ल अविलेय अंश में मिलता है, यानी ये दूसरे प्रकार, मतलब एक और आपका कौन है भैया? ये आपका व्रत अणु है जो अम्ल में अघुलनशील था, इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जो किससे बना होता है? बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। यह पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ संविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक का या कोशिका का वास्तविक व्रत अणु आणविक अंश बनाता है। यानी जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में यही मेन चीज होती है जो कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य का मेन अंश बनाती है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? एक विषम चक्रीय यौगिक है, यानी नाइट्रोजन क्षार हो गया। दूसरा मोनोसेकेराइड है, या तो राइबोज या डिऑक्सीराइबोज। और तीसरा कौन है? फॉस्फोरिक अम्ल यानी फॉस्फेट समूह है। डन। यह चित्र में बता भी रखा है, 9.1 चित्र में बता रखा है। एक बार 9.1 चित्र देख लीजिए, यहाँ पर बता रखा है कि नहीं बता रखा है? ले देख लेते भैया, यहाँ पर 9.1 चित्र का है। आइए 9.1 चित्र में बता रखा था। हाँ 9.1 चित्र में बता रखा है। ये 9.1 चित्र है जिसके अंदर ये बता रखा है। ये आपके नाइट्रोजन क्षार है, ये आपकी शर्कराएं हैं, और ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल है। कहाँ है फॉस्फोरिक अम्ल? ये रहा H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल दिखा रखा है, नाइट्रोजन क्षार दिखा दिए हैं, न्यूक्लियोटाइड दिखा दिया। अच्छा बस यहाँ पर इतना सा दिखा दिए फॉस्फोरिक अम्ल। चलो जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहाँ पर 9.1 चित्र में दिखा रखा है, बिल्कुल दिखा रखा है जनाब, ये सारी चीजें आपके दिखा रखी है। 9. सर केराटिन क्या है बेटा? क्लास ले तू। 9.1 चित्र में ये दिखा रखा है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन है यार, सिस्टीन अमीनो अम्ल से बना हुआ था, मेजरली सिस्टीन अमीनो अम्ल से बना हुआ था। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान दे तो आपको पाएंगे न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार मिल रहा है। विषम चक्रीय मैंने आपको बता दिया वो कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन जो होते हैं ये प्यूरिन होते हैं, जबकि ये बाकी जो 3 जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन इनको कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होती है या डीऑक्सी राइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबोज मिलती है उसे डीएनए बोलते हैं, और जिसमें राइबोज मिलती है उसे आरएनए बोलते हैं। बताओ जनाब, क्या इसमें कोई हाईलाइट करने वाली चीज थी? पर 26 आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज प्रोटीन की संरचना। अब यहाँ पर हम संरचना देखने वाले हैं। जैसा कि पहले बताया गया, प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। कौन होते हैं? विषम बहुलक होते हैं, जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायनों में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से होता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन आदि को व्यक्त करते तो वे हमेशा एक द्विआमी दृश्य को व्यक्त करते हैं, यानी एक तरीके से आपका 2D मॉडल बताते हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना के लिए 3D मॉडल को बताते हैं, जबकि बायोलॉजी में प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। क्या? केमिस्ट्री में तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देते हैं, क्या ये लिख देते हैं कि भैया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फिजिक्स में हम उसकी इस तरीके से पैटर्न बताते हैं कि अच्छा ये कार्बन है, इसके ऊपर ये लगी हुई है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। बायोलॉजी में हम क्या करेंगे? उसकी पूरी चेन के रूप में उसको 4 प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। किसको? प्रोटीन को। कैसे कैसे व्यक्त कर रहे हैं? या तो प्राथमिक संरचना बोल रहे हैं, या द्वितीय संरचना बोल रहे हैं, या तृतीय संरचना बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना या तृतीय संरचना बोल रहे हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम इस अगर सीधा सीधा मिलेगा तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक संरचना बोल रहे हैं।
ठीक है, एक रेखा के रूप में मिल रहा है प्राथमिक संरचना, जिसमें एक बायां सिरा एक दायां सिरा है, जिसमें से बायां सिरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, अंतिम सिरा जो होता है बायां यानी बायां यानी LB, लेफ्ट साइड वाला जो होता है उसमें क्या मिलेगा, आपका N सिरा कहलाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, N सिरा। और जो दायां जो होएगा यानी राइट वाला सिरा जो होएगा उसे हम क्या बोलेंगे, C सिरा। N क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर अमीन समूह मिल रहा था। C सिरा क्यों बोला, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह मिल रहा था। सर 10th लाइन दोसरी, सर 10 लाइन BT दोसर, 10 लाइन BT दोसर, क्या 10 लाइन BT दोसर बता दो सर। अच्छा ये बता दो सर, 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विषम चक्रीय वलय को हम प्यूरीन पिरिमिडीन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज, क्या बताऊं इसमें बेटा, अभी तो बताया था, विषम चक्रीय वलय हेटेरोसाइक्लिक कौन से मिल रहे थे, प्यूरीन और पिरिमिडीन मिल रहे थे। यहां पर पूछ लो 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कल्पना करें कि एक प्रोटीन एक रेखा है, एक प्रोटीन एक रेखा के रूप में है, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलते हैं। ये एक सीधी रेखा है, इसका ये वाला पोर्शन कौन सा होएगा भैया, ये वाला हमारा राइट होएगा और ये वाला हमारा लेफ्ट होएगा। यहां पर राइट वाले पोर्शन को हमने क्या बोला है, C सिरा। अबे क्या कर रहा है वे, तू पागल है क्या पार्थ, बिल्कुल ही हिला पड़ा है यार। ये हमारी प्रोटीन है, इसमें ये राइट है ये लेफ्ट है। राइट सिरा जो है उसको हम क्या बोलेंगे, N टर्मिनल, और इसको हम बोल रहे हैं C टर्मिनल। N क्यों बोला, क्योंकि यहां पर मुक्त क्या मिल रहा है, अमीन समूह मिल रहा है, और यहां पर क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह मिल रहा है, ये चीज है। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, तो उसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम, बाएं सिरे LB, लेफ्ट पर लेफ्ट। अबे ये पागल हो गई है, तो कभी इसको लेफ्ट बोलती है कभी इसको राइट बोलती है, ये खुद पागल हो गई है, मेरे को पागल करे जा रही है यार ये NCERT। अब की बार बोल रहा है ये लेफ्ट है ये राइट है, कभी बोलता है ये राइट है कभी ये लेफ्ट है, हिल गई है क्या यार ये। कल्पना करें प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल है। बाएं सिरे पर प्रथम, अब ये बायां सिरा है, कौन सा, ये बायां और ये दायां। अब प्रथम बायां जो है यहां पर पहला अमीनो एसिड है, हाँ ठीक तो है, यही तो बोला था मैंने, बाएं सिरे पर प्रथम है दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलते हैं। प्रथम अमीनो अम्ल को हम क्या बोल रहे हैं, N टर्मिनल है, ये वाला राइट वाला पोर्शन है। कब, जब एक पेपर पर हम देख रहे हैं, एक पेपर हमने रख दिया, उस पेपर पर हमने ये प्रोटीन खींच दिया, तो ये प्रोटीन का लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन है, ये बायां है ये दायां है। कुल मिलाकर बायां दायां का खेल जो है ना, इसने आज कसम से हमारी दिमाग खराब कर दिया। बायां दायां हटाओ, इसको हटाओ, बायां दायां बायां दायां बायां दायां। कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते ये लास्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। जो फर्स्ट है उसका ये यहाँ पर अमीन समूह होएगा और लास्ट वाले में कार्बोक्सिलिक समूह होएगा। तो ये वाला हमारा N सिरा कहलाएगा और ये वाला हमारा C सिरा कहलाएगा। क्या है ना, हम भी भावनाओं में बह जाते हैं कुछ बांगड़ुओं की वजह से। हमारी गलती है यार, कसम से मेरी ही ब्लंडर मिस्टेक है कि मैं कुछ ऐसे बच्चों की वजह से बहक जाता हूं। सर बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट कब कराओगे, बायोमोलिक्यूल्स की एनसीईआरटी कब कराओगे। एक्चुअली मेरी खोपड़ी खराब हो गई थी कि मैंने बायोमोल्स की यहाँ पर आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दी। क्यों, एक्चुअली मेरे को किसकी करानी चाहिए थी, वंशागत और विविधता के सिद्धांत की करानी चाहिए थी। इसकी तो हमें बैकलॉग सीरीज में करनी चाहिए थी। वो अभी ताजा ताजा पड़ा था तो वो कवर हो जाता। अब ये पुरानी चीज है तो वहां पर कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा होगा, आपका भी और मेरा भी, इस वजह से। ठीक है, चलो हाँ जी, यहां तक की बात भैया जिसने पूछा था प्रतिस्थापित का मतलब समझ में आ गया बेटा। यूरासिल जो था और थाइमीन जो था, इसमें डिफरेंस याद आ रहा है।
5 मिथाइल यूरासिल को हमने क्या बोला था, थाइमिन, यानी यूरासिल में 5th पोजीशन पर अगर मिथाइल समूह जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, थाइमिन बन जाएगा। तो आयशा सिद्दीकी, आपको ये चीज समझ में आ गई थी कि कुल मिलाकर इसमें चेंज किया तो ये बन गया, इसमें चेंज किया तो ये बन गया, यानी ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्थापन से बने हैं, सब्स्टिट्यूशन से बने। एक ग्रुप को उठाकर दूसरे पर जोड़ा तो एडेनिन से क्या बन गया, गुआनिन बन गया। तो ये आई होप ये मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई सर फिगर 9.2 देख लो। ले भाई फिगर 9.2 क्या देखूं, देख तो लिया। क्या देखूं इसमें, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये प्रोटीन की विषम बहुलक संरचना थी। अमीनो एसिड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो हम वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, उस बिहाफ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिजिक्स की रिस्पेक्ट में देखें तो वहां पर हम 3D मॉडल्स बनाते हैं, लेकिन अगर बायो की रिस्पेक्ट में देखें तो हम यहाँ पर संरचना बता रहे हैं किसकी, हमारे किसकी, प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचना। एक प्राथमिक संरचना यानी एक सीधी लाइन के रूप में, जिसमें ये वाला सिरा एन टर्मिनल है, ये वाला सी टर्मिनल है, ऐसे याद रखना, ये एन है ये सी है, डन। नेक्स्ट दूसरी कौन सी हो गई है, द्वितीय संरचना। द्वितीय संरचना जो होती है वो आगे लिखा हुआ था क्या, यहां तक सी टर्मिनल हो गया, ठीक है। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है, यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है, यानी ऐसे बिल्कुल सीधी संरचना लड़ी की जैसे नहीं मिलेगी, इस तरीके से कुंडलन खा लेती है, ठीक है, सीढ़ी की तरह इस तरीके से घूम जाती है। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती हैं। ये कैसी होती हैं, राइट हैंड में घूमती हैं ये। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी होती है, जिन्हें द्वितीय संरचना बोलते हैं। अब ये द्वितीय संरचना का मतलब कि प्रोटीन की लड़ी किस तरीके से घूम रही है, या तो इस तरीके से घूम रही है या इस तरीके से मिल रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय संरचना बोलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही अगर ऊन के एक खोखले की तरह घूम जाए, ये जो है ये अपने ऊपर ही इस तरीके से घूम गई है, तो क्या बन जाएगी, आपकी तृतीय संरचना बन जाएगी। यह प्रोटीन की त्रिआमी रूप को प्रदर्शित करती है, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर को बताती है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है, यानी अगर आपको जैविक क्रियाएं करानी, अब जैविक क्रियाओं का मतलब अगर एंजाइम का काम करवाना है, क्या एंजाइम्स ज्यादातर आपके क्रिया कराएंगे, और उन एंजाइम्स को अगर फंक्शन करना है तो उन एंजाइम के अंदर सक्रिय क्षेत्र होने चाहिए। वो सक्रिय क्षेत्र कब बनेंगे, जब ये एक ऊन की तरह लिपट जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ये सक्रिय क्षेत्र बन जाएंगे, तभी ये कार्य करेंगे किसकी तरह, एंजाइम की तरह। इसीलिए बोल रखा है तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, यानी जितनी भी बॉडी के अंदर कार्य फंक्शन हो रहे हैं वो करवाने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल, और एंजाइम्स कैसे होंगे, ज्यादातर आपके टर्शरी स्ट्रक्चर के होंगे। हाँ जी, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना। तृतीय संरचना आवश्यक थी जैविक कार्यों को करने के लिए। नेक्स्ट, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें यही तृतीय संरचना, कई सारी तृतीय संरचना जुड़ जाती है और क्या बनाती है, चतुर्थ। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाइयों के समूह से बने होते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती है। उदाहरण, गोले की सीधी लड़ी या गोले का एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि बनाना, यानी या तो सीधी सीधी लड़ी बना दी है या आपका इस तरीके से गोला बना दिया है। इस तरीके से आपस में ही क्या, जैसे अल्फा और बीटा चेन अगर आपको याद आ रही हो, अल्फा और बीटा हेलिक्स अगर आपको याद आ रहा हो, जो किसमें मिल रहा था, हीमोग्लोबिन में मिल रहा था, जो क्या थी, एक तरह की चतुष्कीय संरचना थी, जो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा होगा किसका, हीमोग्लोबिन का, जिसमें 4 उपखंड होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा होते हैं और 2 उपखंड बीटा होते हैं, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो एक चतुष्कीय संरचना होती है। डन। चलिए नेक्स्ट,
ये प्राथमिक संरचना, ये द्वितीय संरचना या तो हेलिक्स के रूप में होगी या शीट के रूप में होगी। यही हेलिक्स और शीट इस तरीके से कुंडलित खा जाए तो क्या बन जाएगी? तृतीय, और कई सारी तृतीय आपस में जुड़ जाएंगी तो चतुष्क हो जाएगी।